हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर इंक्लूडेड है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियोएक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले हम 2-3 बातें जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो चारों चैप्टर्स है ना, ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है। मतलब चारों चैप्टर का एक प्लेलिस्ट में अगर बनाऊं तो लगभग 19 से 20 वीडियो में चारों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात कि जो चारों चैप्टर है ये जे मेंस और जे एडवांस में ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ फिजिक्स का पेपर कवर करता है। मतलब 15-20% निकालें अगर टोटल फिजिक्स के पेपर का, तो 3 से 4 क्वेश्चन हर बार जे मेंस और जे एडवांस में आते हैं। और दूसरी बात, ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही ईजी हैं। मतलब जैसे कि आपने वे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में जितनी मेहनत की है ना, उतनी मेहनत इसके अंदर रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप अगर टॉपिक को ऊपर से अगर तो भी अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लो तो इसके बेस पे जो जे मेंस और जे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी हैं। एडवांस में भी इसके ऊपर ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस खाली आपको टॉपिक करना है। ऐसा नहीं कि हमारा ये फिजिक्स का लास्ट यूनिट है जिसको हम स्किप कर दें। ये चैप्टर तो जरूर से कर लेना, ठीक है। जितनी वे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में मेहनत की थी उतनी मेहनत भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा है। हर बार जे मेंस में 4 क्वेश्चन और कभी कभी तो मेहरबान हो जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, एक बार जे एडवांस में कोई साल था जिसके अंदर 6 क्वेश्चन आ गए थे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होल्ड करता है। ओके, तो आपको एक एक टॉपिक, बिकॉज देखो 19 से 20 वीडियो में जो सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तो ये 20 वीडियो आराम से एक एक करके जो भी पॉइंट लिखा हूँ उसको नोट करते जाओ, और कैसे इस पॉइंट को क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो सब मेरा काम है। ठीक है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। जैसे से पहले पॉइंट लिखा हूँ नोट करो। थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, थियोरी पे बेस्ड टॉपिक होता है। कुछ फॉर्मुलेस आएंगे उसके अंदर, कुछ जो ग्राफ्स वगैरह आते हैं, सब कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी आज हम जो पहला चैप्टर करेंगे जो कि होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। ये सब जो है आगे आएगा, पहले हम स्टार्टिंग इसकी करेंगे। ओके, तो जो है आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना है। अगर क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके ट्राई करना है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज है हमारा पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इसको समझेंगे और इसके अंदर भी हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा ना, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर। और वैसे भी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये 2 पार्ट में बनेगा, बिकॉज जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पर फिक्स क्वेश्चन तो आता ही है। इसको पहले हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या इसका काम है और क्यों हमारे इस चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। रेडिएशन मतलब क्या होता है, रेडिएशन मतलब सिंपली वो लाइट की बात कर रहा है, लेकिन लाइट मतलब खाली विजिबल रीजन की बात नहीं कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जितना स्पेक्ट्रम होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा ना लाइट का। ठीक है, तो रेडिएशन मतलब होता है सारे लाइट, मतलब यूवी रेस, इंफ्रारेड, मतलब जितने रेस होते हैं सारे कवर हो जाते हैं, इसलिए हम इसको रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। और उसके बाद रेडिएशन के अंदर क्या है कि हमने लाइट के वेव नेचर और लाइट के पार्टिकल नेचर की बात की है। आपको याद होगा हमने वेव ऑप्टिक्स के अंदर लाइट की जो है वेव नेचर की बात की थी। ठीक है, तो वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हमारे पास कितने एक्सपेरिमेंट हमारे पास हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि रेडिएशन देखो 2 नेचर दिखा सकता है, या तो वेव नेचर होगा या तो पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर की हमने पूरी स्टडी कर ली है। ठीक है, कैसे वेव नेचर जो है कितने एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं और किस किस साइंटिस्ट ने उसको प्रूफ दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट की। ठीक है, तो कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो कि लाइट के वेव नेचर को प्रूफ करते थे, हमने देखा था मतलब वेव ऑप्टिक्स के अंदर। उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था इंटरफेरेंस का। ठीक है, इंटरफेरेंस के अंदर हमने क्या किया, 2 लाइट जो इंटरफियर करती हैं, ये सिर्फ वेव की प्रॉपर्टी दिखा सकती है। बिकॉज जो लाइट होगा, अगर मतलब पार्टिकल होता सीधा जाके स्क्रीन पे इमेज बना देता। मतलब जैसे कि 2 स्लिट थी, अगर पार्टिकल होता तो एग्जैक्टली स्लिट के सामने उस स्लिट जितना इमेज बन जाता। लेकिन बिकॉज ये वेव था तो जो है उस शैडो रीजन के अंदर भी मतलब हर जगह एंटर करने लगा और लाइट इंटरफियर किया और हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिले थे, हमको पता है।
ठीक है। तो ये पहला फिनोमिना था जो कि लाइट के वेव नेचर को दिखाता है। इसको प्रूफ करने के लिए थॉमस यंग ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इसके अंदर कौन सा दूसरा था दोस्तों, डायफ्रैक्शन था। डायफ्रैक्शन भी जो है लाइट का वेव नेचर ही दिखाता है कि लाइट जो है अगर शैडो रीजन के अंदर एंटर कर जाए, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन हमने पढ़ा था, तो वो भी सिर्फ लाइट का वेव नेचर दिखा सकता है, पार्टिकल नेचर वो भी दिखा नहीं सकता। और तीसरा हमने पढ़ा था पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आपके याद हमने क्या पढ़ा था, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी रैंडम डायरेक्शन में हो और उसके बाद पोलराइजर से पास करने के बाद कैसे एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाते थे, तो ये भी सिर्फ मतलब वेव दिखा सकता है, पार्टिकल ये सब प्रॉपर्टी दिखाते नहीं है। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट से हमने जान लिया था कि लाइट जो है वेव नेचर, और सब लोग मान भी चुके थे कि लाइट जो है वेव है, बिकॉज सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना। पार्टिकल नेचर के अभी इतना प्रूफ नहीं था। न्यूटन सर ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था, लेकिन वो थ्योरी बाद में रिजेक्ट हो गया था ना, क्योंकि ह्यूगेन्स प्रिंसिपल, फिर उसके बाद थॉमस यंग, ये सारे साइंटिस्ट लोग ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले जिसको जो है लाइट का वेव नेचर दिखाता है। ठीक है, तो लाइट के पार्टिकल नेचर का प्रूफ अवेलेबल नहीं था। तो इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के पार्टिकल नेचर का प्रूफ समझने वाले हैं। ठीक है, तो रेडिएशन का जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब रेडिएशन जो है मतलब रेडिएशन मतलब लाइट समझो। ठीक है, लाइट, तो लाइट का पार्टिकल नेचर की बात करें हम, तो क्या है कि अभी तक पार्टिकल नेचर का किसी ने प्रूफ नहीं दिया था, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि पार्टिकल नेचर के बाद में धीरे धीरे प्रूफ आने लगा। अलग अलग साइंटिस्ट, मतलब डेमिसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हम आगे पढ़ने वाले, तो बहुत से साइंटिस्ट लोग ने पार्टिकल नेचर का प्रूफ दिया था। और यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दिखाता है, वो एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये प्रूफ कर देता है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। ठीक है, क्या प्रूफ कर देता है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी दिखा सकता है। ठीक है, अभी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमिना है, ये लाइट का वेव नेचर नहीं दिखा सकता, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कैसे ये वेव नेचर नहीं दिखा सकता, ये सिर्फ लाइट का पार्टिकल नेचर दिखा सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपने थोड़ा बहुत बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, लेकिन जो है हम एकदम क्रेफ्ट से एकदम डेप्थ में जो कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंस है, कैसे जे मेंस एडवांस में क्वेश्चन आने वाला है, पूरा हम उस हिसाब से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे एकदम वापस से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या दिखाता है, लाइट का पार्टिकल नेचर। और भी एक एक्सपेरिमेंट था जो कि लाइट का पार्टिकल नेचर दिखाता है, उसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको आप सिर्फ नाम की जगह पे नोट कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका नाम नोट कर सकते हो, बाकी हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप ऐसे मतलब पॉइंट्स बनाने के लिए नोट कर लो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है और एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बिकॉज हमको प्रूफ चाहिए ना किसी बात का, सब तो बोल रहे थे कि लाइट का वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, तो उसके बाद हमको प्रूफ देने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट चाहिए। अब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी है, तो बाद में हमको अभी पता चला है कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अभी हम जानते हैं कि लाइट का दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी कि लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों दिखाता है। सब पे डिपेंड करता है कि भाई कंडीशन कौन सा है, कौन सा जगह पे यूज कर रहे हैं, कितने स्लिट का विड्थ है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब पे डिपेंड करता है कि लाइट पार्टिकल की तरह ऐड करेगा कि वेव की तरह ऐड करेगा। बाकी लाइट जो है दोनों नेचर दिखाता है। ओके, ओवरऑल आइडिया हुआ। तो रेडिएशन क्या हुआ और कैसे वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दिखाता है वो हमने क्लियर किया। लेकिन ध्यान से देखोगे चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इन्होंने मैटर की भी बात की इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, मैटर क्या होता है, आपने सिंपल सारा डेफिनेशन पढ़ा होगा कभी कभार कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी अपने आजू बाजू कोई भी वस्तु है उसको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये मार्कर है भी मैटर है, ये वॉच है भी मैटर है, ब्लैक बोर्ड मैटर है, मतलब कोई भी ऐसी थिंग जो कि मतलब मास ऑक्यूपाई करे। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सिंपल इतना डेफिनेशन है। तो मैटर का भी डुअल नेचर होता है, इसकी बात भी आगे की गई है। अच्छा, अब मैटर हमको देखने से क्या लगता है बताओ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है, बिकॉज चैप्टर का नाम है तो हमको ऊपर पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैटर है क्या, उसके बाद उसके हम डिटेल स्टडी करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैटर की। अच्छा, मैटर जो है ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों दिखाता है, बाद में पता चला है। लेकिन जो पार्टिकल नेचर है तो पहले से एग्जिस्ट करता है। ध्यान देखो, ये मैटर है, मतलब ये पार्टिकल है, इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत है? पार्टिकल नेचर तो पहले से दिख रहा है कि भाई ये पार्टिकल है ही, पार्टिकल का क्या प्रूफ देने की जरूरत है? अगर प्रूफ की जरूरत है तो वेव का प्रूफ दो।
भाई इसको कोई बोले मार्कर वेव है, तब आपको डाउट होगा ना मार्कर वेव कैसे बन सकता है, ये तो देखो हमको दिख रहा है कि पार्टिकल से बना हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैटर का पार्टिकल नेचर तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट, वो तो हमको पता ही है पहले से कि पार्टिकल नेचर तो पहले से एग्जिस्ट करता है। लेकिन बात है ये वेव नेचर की। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट आए जो कि बोलने लगे कि मैटर भी वेव की तरह ऐड कर सकता है, और उन्होंने मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया उसका, उन्होंने सिर्फ हमको जो है एनालॉजी करके बताया। उन्होंने क्या बोला कि भाई हम लाइट जो है, अगर लाइट क्या, देखो हमने लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर पढ़ा, तो पहले बोल रहे थे लाइट वेव है, बाद में बोल रहे हैं लाइट पार्टिकल है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि अगर लाइट जो है वेव बन के पार्टिकल बन सकता है। देखो मेरी बात सुनो, क्या बोला उन्होंने कि लाइट पहले वेव था, तो लाइट अगर वेव बन के पार्टिकल बन सकता है, तो मैटर जो पार्टिकल है तो वो वेव क्यों नहीं बन सकता है। उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में सिमेट्री है, अगर लाइट वेव बन के पार्टिकल बन सकता है तो मैटर जो है पार्टिकल बन के वेव बन सकता है, ठीक है। उन्होंने इस एनालॉजी से जो है इसका बोला कि मैटर का जो है वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, मैटर का वेव नेचर, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले किसी ने बात की, सबसे पहले बात की डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। हमने आपने आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस करके आता है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बात किया, क्या बात किया कि ऐसे लिख दो, इफ लाइट कैन, ऐसे लिखो, इफ लाइट बीइंग वेव, if light being wave can behave as particle, मतलब बोल रहे हैं जो लाइट वेव था वो पार्टिकल की तरह ऐड कर सकता है, क्योंकि पहले वेव नेचर प्रूव हुआ, बाद में पार्टिकल नेचर। तो मैटर जो पार्टिकल है वो वेव की तरह क्यों नहीं ऐड कर सकता, अपने नेचर में सिमेट्री है ना। जैसे चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें भी जो है एनालॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे मैक्सवेल ने एनालॉजी यूज किया था, उसी हिसाब डी ब्रोगली ने भी एनालॉजी यूज किया कि भाई अगर लाइट, मतलब कि लाइट अगर वेव बन के पार्टिकल बन सकता है, तो जो मैटर है वो पार्टिकल बन के वेव की नहीं बन सकता, ठीक है। इफ लाइट बीइंग वेव कैन बिहेव एज पार्टिकल, देन मैटर बीइंग पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल नेचर तो पहले से एग्जिस्ट करता है ना, मैटर बीइंग पार्टिकल कैन बिहेव एज वेव, कैन बिहेव एज वेव, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। बाकी डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है, इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इन्होंने जो है पहली बार मैटर के वेव नेचर की बात की है, ठीक है, मैटर के वेव नेचर की बात की। इसका उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन बाद में जो है इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो जो डेमिसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है, ठीक है। अभी ओवरऑल सिर्फ आप नोट करो पॉइंट्स, आगे जो है हम सबको कंबाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रूफ दिया ना, इसका जो प्रूफ दिया, ये तो सिर्फ हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मतलब सिर्फ एक एनालॉजी में बोल दिया ऐसा, ठीक है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। लेकिन से बाद में जो हमने आगे बढ़ा इसका प्रूफ दिया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बाद में हमको इसका प्रूफ देखने को मिला, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला कि टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, टाइनी माइक्रोस्कोपिक, अब बोलो को टाइनी भी लिख दिया, माइक्रोस्कोपिक लिख दिया, ठीक है, या तो ऐसे लिख दो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स बिहेव्स एज वेव, ठीक है। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव कर दिया कि माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स, अब माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं जनरली किसकी बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बिकॉज सबसे माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पास पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर दिखाता है, ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि देखो जनरली क्या होता है, हमको तो दिख रहा है पार्टिकल ही है, लेकिन अगर इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देखें, मतलब इसको बहुत ही छोटे लेवल पर देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, और ये मार्केट में मूव कर रहा है, मतलब उसके पार्टिकल मूविंग हो, देखो एक्चुअली ऐसा बिलीव करना इम्पॉसिबल होता है कि भाई हाथ है अपना, ये कैसे वेव बन सकता है, ठीक है, अपने पास ये कुछ भी हो, ब्लैक बोर्ड है, कैसे वेव हो सकता है। लेकिन इसका प्रूफ जो है ये सब क्वांटम मैकेनिक्स आता है, आगे इसके बहुत से अभी प्रूफ बाकी भी हैं और बहुत से प्रूफ आ भी गए हैं, ठीक है। तो क्या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई अगर हम टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें, मतलब अगर हम छोटे लेवल पर जाएं,
जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब कि जो लाइट जो है वेव नेचर कब दिखा था, इंटरफेरेंस कब देखा था हमने, कि जब स्लिट का वेवलेंथ जो है लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का था, है ना, याद है ना आपको, तभी तो इंटरफेरेंस दिख रहा था और तभी तो लाइट वेव की तरह ऐड कर रहा था, समझ रहे हो। डाइफ्रैक्शन भी हमने देखा, पोलराइजेशन भी हमने देखा। तो मतलब सिंपली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट थे, या तो देखो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील कर रहे थे हम, ठीक है, नैनोमीटर्स, एंगस्ट्रॉम, इस सब लेवल में हम डील कर रहे थे लाइट की वेवलेंथ के नज़दीक। तो हम जो है अगर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स की बात करें ना, अगर वो मूविंग हो तो वेव की तरह ऐड करता है। मार्कर भी वेव है, बस ये मूविंग होना चाहिए। अब मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अगर हम एनालाइज करें तो वो भी किसकी तरह ऐड करते हैं, वेव की तरह ऐड करते हैं, ठीक है। इतनी बात किसी ने की थी, मतलब ये पहली बात तो ये हाइपोथेसिस दिया डी ब्रोगली ने, उसके बाद उसका प्रूफ दिया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, जिन्होंने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन भी जो है वेव की तरह ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, वेव की तरह। इसका प्रूफ भी बाद में मिल गया था, बाद में जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, सॉरी हमने क्या देखा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाद में इलेक्ट्रॉन के साथ भी ट्राई किया गया, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम रिजल्ट आ रहे थे। उसके भी बहुत से उसमें वेरिएशन होते हैं कि कब उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, लेकिन सिंपली हम इतना देख सकते हैं कि मैटर का जो है पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है, वो तो हमको पता ही है, और मैटर का जो है वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो चैप्टर का फ्लो पता चला, कैसे हमने पढ़ा कि लाइट का वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, मैटर का वेव नेचर, पार्टिकल का नेचर पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो पार्टिकल नेचर का प्रूफ देने वाला सबसे पहला हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट आया वो आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने वाला सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके पहले मतलब जो है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में हमने बात कर चुके हैं, हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात कर चुके हैं, लेकिन उसको तो पहले ही फेल कर दिया था बहुत से साइंटिस्ट ने, ह्यूगेंस ने, ठीक है, थॉमस यंग ने, बिकॉज न्यूटन ने बात तो की थी। न्यूटन ने क्या बोला था कि लाइट जो है कॉर्पस्कुलर से बने, न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट कॉर्पस्कुलर से बने हैं, ठीक है। और उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर की बात की थी कि भाई अगर हम बॉल को फेंकते हैं जैसे रिफ्लेक्ट करता है, वैसे लाइट के पार्टिकल भी जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो टकराएंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है, इलास्टिक होते हैं, ये सब बात किया था, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। और बाद में क्या हुआ कि इतने वर्षों बाद जो है सब लोग मानने लगे थे, क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेटली न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी कब आया था, न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी आया था, थोड़ा बहुत जान लो चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया रहे, ठीक है। न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी कब आया था, ऑलमोस्ट 1665 में आया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, क्या बोला, लाइट कॉर्पस्कुलर से बना हुआ है, उन्होंने इसको बोला था इलास्टिक है, वो सब वगैरह सब बोला था। उसके बाद जो है हमको पता चला कि लाइट जो है वेव है, क्योंकि लाइट के वेव नेचर के बारे में बहुत सी स्टडी। उसके बाद ह्यूगन ने, ठीक है, ह्यूगन क्या स्टेटेड, दैट लाइट इज वेव, दैट लाइट इज वेव, ठीक है। उसके बाद जो है थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट लाइट इज वेव, प्रूव दैट लाइट इज वेव। और ये कब हुआ था, ये लगभग हुआ था ऑलमोस्ट 1801 के आसपास, 1801 के आसपास जो है थॉमस यंग ने प्रूव कर दिया था कि लाइट वेव, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था लाइट वेव है। अब सब लोग मान चुके थे, जितने भी मतलब पब्लिक थे, जितने भी सब लोग थे, वो मान चुके थे लाइट वेव है, क्योंकि पार्टिकल नेचर का कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ वेव नेचर का प्रूफ था। लेकिन बाद में जो है ऑलमोस्ट इसके 100 साल बाद, इसके 100 साल बाद हमको देखने मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब ऐसे लिख दो, बट लेटर इन 1887 particle nature of light was stated and proved by photoelectric effect, ठीक है। ध्यान देखो गैप कितना है, देखो 1801 1887 ऑलमोस्ट 100 साल का गैप है। तो मतलब क्या है कि देखो अगर कोई, देखो दुनिया में अगर कोई मतलब लॉ जो सब लोग मान चुके हैं उसको ब्रेक करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई बात सब जान चुके हैं, सब मान चुके हैं, तो उसको जो है फॉल्सिफाई करने के लिए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट हमको चाहिए, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए हमको, एक्सपेरिमेंटल, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल सबका प्रूफ चाहिए, ठीक है, प्रूफ के साथ वो आंसर चाहिए।
तो 1887 में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बोला गया। अब बोला लाइट सब मान चुके हैं लाइट वेव है, अब बोल रहे हैं लाइट पार्टिकल है। तो उसके पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट चाहिए, और वो जो एक्सपेरिमेंट निकल के आया सामने उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट निकल गया सामने उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करता है। ठीक है, लाइट इज अ पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना कि है क्या। ओके, उसके बाद हम समझेंगे, देखो आज तो हम पूरे लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे, कैसे उसके फॉर्मूलास वगैरह हैं और क्या क्या उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स है वो समझेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम समझेंगे कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को दिखाता है। ठीक है, बिकॉज उसको समझने के लिए हमको जो है आज का लेक्चर क्लियर होना चाहिए। तो पहले तो हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि कैसे ये लाइट के पार्टिकल नेचर को दिखा रहा है। ओके, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। हम क्या स्टार्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक मेटल का सरफेस है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, ये क्या है मेरा मेटल सरफेस। अब मेटल देखो, जनरली आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मेटल का सरफेस इसलिए हम ले रहे हैं बिकॉज इसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे नहीं कि हमारे पास मतलब फ्री में पड़े हैं ऐसे जब मर्जी तब निकाल लो। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब होते हैं कि मतलब न्यूक्लियस से कम बाउंडेड है। ठीक है, वो फ्री है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट नॉन मेटल के अंदर जितना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज उसके अंदर जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, हमको जो है बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक रेडिएशन गिरा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हाई एनर्जी का रेडिएशन इसके ऊपर हम गिरा रहा हूँ, ऐसा बोलो बॉम्बार्ड कर रहे हैं इसके ऊपर, इजेक्ट कर रहे हैं, जो भी बोलो कि इसके अंदर हाई एनर्जी ऑफ रेडिएशन इसको हम दे रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे हाई एनर्जी ऑफ रेडिएशन इसके ऊपर पड़ता है, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार निकल के बाहर ही आ जाए, लेकिन समझो कि यहाँ से अगर हम हाई एनर्जी रेडिएशन दे रहे हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन, या तो इसको साइड में लिख देता हूं मैं, हाई एनर्जी रेडिएशन। होता क्या है, जैसे ही हाई एनर्जी ऑफ रेडिएशन यहाँ पे पड़ता है इसके ऊपर, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, और इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन बिकॉज क्या लाइट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ना, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलो क्लियर है। ठीक है, तो सिंपली इतना ही होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका अरेंजमेंट होता है हम जिसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ओवरऑल आइडिया लेने के लिए हम समझ सकते हैं कि एक हाई एनर्जी ऑफ रेडिएशन अगर हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर इजेक्ट करें तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब कैसे लाइट के पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझ लेते हैं क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी की बात की है, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इन E=hf। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एनर्जी का, क्लास 11 में पढ़ा होगा। E=hf, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। चलो साइड में लिख देता हूं मैं, हमको पता है कि E होता है hf। ठीक है, उसमें f क्या होता है, f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन पड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारा f होता है, और h तो होता है, h इसमें होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट की भी अपनी कहानी है, पता है, इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू से पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है, उसकी मिलियंस ट्रिलियंस तक जाती है। वैसे भी जो प्लैंक कांस्टेंट है ना, उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेके चलते हैं। आपको h की वैल्यू पता ही होगी, h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू तो 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, h की वैल्यू होती है, लेकिन ध्यान से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, हम क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू हम 3.14 लेके चलते हैं, वैसे इसकी भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं है, बिकॉज कितने डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है वो हमको अभी तक क्लियर नहीं है, तो इसकी तो अलग ही कहानी है, उसके हमको अंदर नहीं जाना है। हमको पता है E=hf, और या तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E=hc/λ। दो फॉर्मूले हमारे पास हैं,
ठीक है, E इक्वल टू एच एफ, ई इक्वल टू लैम्बडा इस क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अच्छा मैं लाइट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज रेडिएशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रेडिएशन कोई भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है। लाइट मतलब कि अगर विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं जनरली राइट, इसलिए यहाँ पर रेडिएशन लिख रहा हूँ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। चलो वो तो क्लियर है। तो मैंने लैंग्वेज क्या यूज़ की है कि हाई एनर्जी रेडिएशन, मतलब अगर हमको हाई एनर्जी चाहिए बताओ, जहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूला है, E इक्वल टू एच एफ, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। हमको पता है कि भाई V इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला आते कैसे हैं, सिंपल है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, देखो हमको पता है कि V इक्वल टू होता है एफ लैम्बडा, इसके ऊपर से जो है फ्रीक्वेंसी जगह पर V बाई लैम्बडा पुट करके हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो क्लियर ही होगा, है ना, वो सब तुम। चलो मैं बात क्या कर रहा हूँ कि हाई एनर्जी रेडिएशन, अगर हमको हाई एनर्जी चाहिए तो मैं बताओ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखूँ कि वेवलेंथ ज़्यादा रखूँ। अगर हाई एनर्जी रेडिएशन चाहिए तो हमको डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमको क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा, या तो ऐसा बोलो कि लो वेवलेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, देखो हाई एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, ऐसे आपको याद रखना है, हाई एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी हाई मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ कम। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखो कि व्हेन a radiation of high energy, तो ऐसे लिखो हाई फ्रीक्वेंसी, व्हेन a radiation of high frequency और, ठीक है, और लो वेवलेंथ, व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ इज, ठीक है, हाई एनर्जी की बात करें ना, हाई एनर्जी रेडिएशन, उसके लिए फ्रीक्वेंसी हाई हो या तो वेवलेंथ लो हो, दोनों कोई भी कहानी चल जाएगी। इस बॉम्बार्डेड, ऐसे लिखो, इस बॉम्बार्डेड मतलब इसके ऊपर डाल रहे हैं, ऐसा बोलो इसके ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, इस बॉम्बार्डेड ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, यहाँ पे लिखो क्या होता है, हाई एनर्जी या लो वेवलेंथ का जो हम रेडिएशन, ठीक है, मैंने रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी और लो वेवलेंथ इज बोम्बार्डेड ऑन द मेटल सरफेस। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स, अब ये बात को ध्यान रखना, मे बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स मे बी इजेक्टेड। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं गारंटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर से निकल सकता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहीं पे लिख दो। तो क्या बोला, लैंग्वेज को समझो कि हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ का अगर हम रेडिएशन किसी सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम उसको स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में बी इजेक्टेड, गारंटी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, गारंटी नहीं होती इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आगे मैं समझाऊंगा गारंटी क्यों नहीं होती इलेक्ट्रॉन निकलने की, वो हम सब पढ़ने वाले हैं, आपको एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है, अभी आप डेफिनेशन नोट करो, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन होता है। ओके, उसके अंदर जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है हमारा, वो E इक्वल टू एच एफ आता है और E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा आता है। ओके, इतनी बात क्लियर रहनी चाहिए। और ध्यान रखना, इसके अंदर जो एनर्जी यूज़ करते हैं ना, जनरली क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके अंदर जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके अंदर एनर्जी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है। थोड़ा बहुत समझाता हूँ आपको आगे। तो जनरली क्या होता है कि हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं, जनरली क्या होता है कि एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए देखो ध्यान से, यहां पे एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम। ठीक है, तो यहां पे हमको पता क्या है, हमको पता है कि E इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्बडा, या तो और लिखा जाए एच एफ। ठीक है, E इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्बडा और एच एफ हमको पता है ये फॉर्मूला। उसके अंदर H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी क्लियर है। और लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमको जो एनर्जी मिलती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमको जो एनर्जी मिलती है, ध्यान से देखो यहाँ पे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी छोटी क्वांटिटी है। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो देखो, हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जीज आती हैं बहुत ही छोटी वैल्यूज़ की आती हैं। तो जनरली इसको जूल में, मतलब कि जूल में लिखना इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट जो है एनर्जी किस में दी रहती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। सिंपली इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर। अगर देखो ध्यान से कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc/λ। एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन नीचे वेवलेंथ होगा, ठीक है, अपॉन नीचे वेवलेंथ, जो कि ऑलमोस्ट ऑर्डर नैनोमीटर में होता है तो एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है, बिकॉज लाइट की बात कर रहे हैं। तो वेवलेंथ जब नैनोमीटर में होगा तो एंगस्ट्रॉम में होगा। तो ये वैल्यू जो है जूल में आती है, ये वैल्यू क्या आती है, जूल में। तो अगर इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, देखो ध्यान से, अगर इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड बाई करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, ठीक है। इस पूरे को अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं मैं, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। और ध्यान रखना इसके अंदर हम जो वेवलेंथ रख रहे हैं ना, लैम्बडा, ध्यान रखना लैम्बडा रख रहा हूँ मैं इन नैनोमीटर, ठीक है, लैम्बडा इन नैनोमीटर रख रहा हूँ तो इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है। लैम्बडा मैंने इन नैनोमीटर रखा, कोई भी वैल्यू जैसे 585 नैनोमीटर हो तब क्या लिखोगे, 585 इंटू 10⁻⁹ ये तो लिखोगे। तो ध्यान से इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से आ जाएगा, E = 1240 अपॉन लैम्बडा, E = 14, ध्यान रखना इसको हम नैनोमीटर में रखते हैं, ई नैनोमीटर। तो अपना शॉर्टकट फार्मूला है और ये हमारा जो आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। ध्यान से देखो, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दो कि आपका जो आंसर आएगा ये इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जूल वाला आंसर बहुत ही छोटा होता है क्योंकि देखो 10⁻34 तक जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हमको वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करो, देखो 6 3 18, 18 डिवाइड बाई 1.6 अप्रॉक्सीमेटली 12 के आसपास आता है, तो 12.40 अपॉन कुछ आएगा, ठीक है। बस इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें दो बात ध्यान रखना है। सबसे पहले आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और दूसरी बात, वेवलेंथ किसके अंदर रखना है, ये नैनोमीटर। मतलब आपको अगर 585 नैनोमीटर दिया होगा, 585 नैनोमीटर दिया होगा तो आप 585 इंटू 10⁻⁹ मत रखना, क्योंकि -9 तो हम पहले सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। आपको सिर्फ रखना क्या है, आपको सिर्फ 585 रखना है, ठीक है, 585। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया होगा उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि इस तरह से दिया आपको 585 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 दिया हो, तो आपको जो है 10⁻⁹ में कन्वर्ट कर लो इसको। आप क्या करोगे, ध्यान से 58.5 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर, इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने, डिवाइड बाई 10 किया, अच्छा मैंने 5850 तो इंटू 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻1 -9, अच्छा 58.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो आप जो है उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये अपनी वैल्यू है। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो एंगस्ट्रॉम में भी इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 12400 अपॉन लैम्बडा, ये अपना होता है इन एंगस्ट्रॉम। सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पे 10⁻⁹ की जगह पे 10⁻10 कर दिया, तो अपना जो ऊपर और एक +1 हो जाएगा, तो सिंपली ये अपना आंसर आता है, ठीक है। आप जिसमें भी याद रखना चाहो, लेकिन किसी एक को याद रखो, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। इसके अंदर क्या है कि आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगा, आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अपना जो लैम्बडा होगा वो इन एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी होगी तो आपको डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर देना है, क्लियर है। तो अपना शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, बिकॉज ये देखो इसलिए बताया आपको क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए रहते हैं, तो आप बार बार इस सब की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। तो डायरेक्टली आपको ये शॉर्टकट अगर पता होगा तो एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने ऊपर समझा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं फोटोन के बारे में। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, उसके अंदर हाई एनर्जी ऑफ रेडिएशन पढ़ते थे,
तो रेडिएशन बने किसके होते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन के बारे में डिटेल स्टडी हमको रिक्वायर्ड है, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइटल डालो फोटोन। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट बाय पॉइंट हम सीखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट इज मेड अप ऑफ ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स और क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स। देखो इस वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, पैकेट्स वर्ड पे ध्यान देना। देखो न्यूटन सर ने क्या कहा था कि लाइट जो है मतलब कि कॉर्पोस्कुल से बने होते हैं। कॉर्पोस्कुल्स का तो स्मॉल पार्टिकल्स जो कि इलास्टिक होते हैं। ठीक है, उन्होंने उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सारे प्रॉपर्टी दिखाया था, अगर आपने वेव ऑप्टिक्स का स्टार्टिंग दिखा होगा तो। लेकिन अब जो है फोटोन, एक्चुअली में लाइट किसके बने होते हैं, लाइट बने होते हैं फोटॉन्स से। किसके बने होते हैं लाइट, फोटॉन्स के। लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स और क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी पैकेट्स मतलब लाइट जो ट्रैवल करते हैं ना, वैसे नहीं कि कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं, वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। मतलब ध्यान से एनिमेशन देखो कैसे लाइट जो है पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट। यहाँ पे कुछ एनर्जी पैकेट, जैसे आप नल चालू करो उसके अंदर कैसे टाइनी ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं टप टप करके, उस तरह से। ठीक है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में लाइट जो है आगे ट्रैवल करता है। हर एक पैकेट्स का कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वो सब हम देखेंगे आगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स और क्वांटा। क्वांटा मतलब क्या होता है, फिक्स अमाउंट। क्वांटा मतलब क्वांटाइज्ड होना, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट। तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर होना चाहिए, फोटॉन जो होता है लाइट का पार्टिकल होता है। फोटॉन जो होता है वो लाइट का पार्टिकल होता है, कुछ अलग तरीके का ही पार्टिकल होता है वो। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, द मास ऑफ द फोटोन, द मास ऑफ द फोटोन cannot be defined, cannot be defined by Newtonian physics, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोल दो। ठीक है, मतलब जो फोटोन होता है उसका मास डिफाइन नहीं होता, बिकॉज लाइट क्या होता है, लाइट हमेशा मतलब मूविंग पार्टिकल होता है ना, तो फोटोन का मास न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोटोन का रेस्ट मास होता है ना, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है, देखो एक्चुअली फोटोन जो होता है हमेशा मूविंग पार्टिकल होता है, तो ऐसा माना जाता है कि फोटोन को जो रेस्ट मास होता है ना, मतलब फोटोन को आप एक जगह खड़े नहीं देख सकते। ठीक है, फोटोन को रेस्ट मास जीरो होता है। फोटोन मूविंग होगा तभी उसको कुछ मास होता है, और लेकिन फोटोन को रेस्ट मास हम मानते हैं जीरो। और फोटोन का जो मास होता है हम डिफाइन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो न्यूटन्स के फॉर्मूले से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वर्क नहीं करते, आपको अगर क्लियर होगा तो। ओके, तो पहले दूसरी पॉइंट लिख दिया हमने। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, फोटॉन्स ट्रैवल, फोटॉन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल पॉइंट है लेकिन जो है वर्दी पॉइंट है, लिख दो, फोटॉन्स ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 299,799 वो सब, तो जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट इसकी स्पीड आती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से जो है फोटॉन ट्रैवल करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी आप सारे पॉइंट्स इकट्ठा करते जाओ। ठीक है, एक एक पॉइंट्स इकट्ठा करते जाओ, कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है ना, वो मेरा काम है बताना। आप पॉइंट्स इकट्ठा करो, थोड़ा बहुत थियरी, थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करो, उसके बाद हम क्वेश्चन में अप्लाई करना तो हम सीखने वाले ही हैं। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स दे आर नॉट डिवाइडेड, दे आर
undeviated in इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमको पता है कि भाई अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आता है F = QE, तो चार्ज तो होना चाहिए ना फोर्स लगने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या आता है QEB। ठीक है, उसके अंदर भी हमको चार्ज रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं उसके ऊपर, तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही जो है मैग्नेटिक फील्ड में किसी में डेविएट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि जनरली मतलब अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटॉन्स होते हैं ना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मतलब डेविएट होते हैं। जैसे आप ब्लैक बॉडी देखो, तो ब्लैक बॉडी हम रेडिएशन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक होल पढ़ते हैं, उसके आसपास इस तरह से जो है निकल जाते हैं। ठीक है, फोटॉन्स वगैरह, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से अनअफेक्टेड होते हैं। सारे पॉइंट जो है इन द पॉइंट लिखना पड़ेगा हमको। तो सिंपली वो चार्जलेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अनडेविएटेड होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में उसको डेविएशन उसका देखा गया है। ओके, चलो इतनी बात है, आगे पॉइंट लिखते हैं। ये तो नॉर्मल पॉइंट्स, अभी थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच फोटॉन, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच फोटॉन हैज डेफिनेट एनर्जी, ईच फोटॉन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। ठीक है, क्या बोल रहा है पॉइंट कि ईच फोटॉन मतलब हर एक प्रोटॉन का डेफिनेट एनर्जी होता है और डेफिनेट मोमेंटम होता है। और मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, उसको हम डायरेक्टली देखो, मोमेंटम फॉर्मूला m × v नहीं लिख सकते, वो तो न्यूटोनियन के हिसाब से हो जाएगा। तो P = अगर आप mv लिखते हो तो ये गलत है ना, बिकॉज रेस्ट मास ऑफ फोटॉन तो डिफाइंड ही नहीं है। तो मोमेंटम जो होता है ना, उसको हम लिखते हैं, ध्यान से देखोगे कि h/λ। ठीक है, मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, h/λ, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, λ इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी आती है उसको हम दिखाइए, हमने क्या लिखा है उसको, hc/λ। अच्छा, इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात देखो, ध्यान से, आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, क्या है कि देखो मोमेंटम का फॉर्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, और इसका ही फॉर्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अच्छा, ध्यान से, इसमें हमने मास वगैरह की बात नहीं की, हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है कि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना, वो कहीं ना कहीं वेव नेचर से एसोसिएटेड तो है ही, कि फॉर्मूले में देखो वेवलेंथ आ रहा है, वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी, वेव की प्रॉपर्टी है ना। तो भले हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, भले हम फोटोन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो उसके मोमेंटम में किसका वेवलेंथ का वेवलेंथ आ रहा है। क्लियर है, h/λ, समझ रहे हो मेरी कहने मतलब, इन जनरल मतलब कि पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एक दूसरे से आपस में एसोसिएटेड होते हैं। बस ये है कि किसी साइंटिस्ट ने पहले वेव नेचर ढूंढा, बाद में पार्टिकल नेचर ढूंढा, लेकिन हमको ये तो क्लियर रहना चाहिए ना कि दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हमेशा ही रहते हैं। क्लियर है, तो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो क्लियर है ना, मोमेंटम जो होता है क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो अभी इसका भी आज मैं क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाला हूँ, अभी आपको देखो उसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इसके बेस पे कैसे जे एडवांस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्या लिखा है, ईच फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। हर एक फोटोन का डेफिनेट एनर्जी है, डेफिनेट मोमेंटम है ईच फोटोन का। यहाँ पर जो एनर्जी लिखते हैं ना, E = hc/λ, ये एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी है। हमको पता है कि जो फोटोन्स होते हैं पर्टिकुलर एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, तो एक पर्टिकुलर फोटोन की जो एनर्जी है उसको हम लिखते हैं hc/λ। इतनी बात क्लियर है आपको। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, 6th पॉइंट यहां पे लिखो, द कोलिजन ऑफ फोटॉन्स इज अज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कोलिजन ऑफ फोटॉन्स is assumed to be perfectly
इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है कि उसके अंदर मतलब एनर्जी को लॉस नहीं होता, मोमेंटम में भी कोई है, ठीक है। तो जो पहले का मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी में भी कोई लॉस नहीं होता। तो जो भी इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही फाइनल मोमेंटम रहेगा, इनिशियल जो एनर्जी रहेगी वही फाइनल एनर्जी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड, एंड एनर्जी इज कंजर्व। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक फोटोन है, ठीक है, फोटोन है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अपना क्या है, फोटोन, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मान लो इसका जो मोमेंटम है P1 है, इसका जो मोमेंटम है P2 है, ठीक है। बाद में इनके कोलिजन के बाद यहाँ पर वही फोटोन है और वही इलेक्ट्रॉन है, इसका मोमेंटम जो है P1 डैश हो गया, इसका मोमेंटम जो है P2 डैश हो, कुछ भी मतलब मोमेंटम देखो, पर्टिकुलर एक फोटोन उसका मोमेंटम चेंज कर सकता है, पर ओवरऑल जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश, ठीक है। ये सेम कहानी एनर्जी के भी हम लिख सकते हैं कि भाई मान लो इसकी एनर्जी जो है E1 है, मान लो इसकी एनर्जी E2 है, मान लो इसकी एनर्जी E1 डैश, इसकी एनर्जी E2 डैश। तो सेम कहानी एनर्जी के लिए लिख सकते हैं हम कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 डैश प्लस E2 डैश। मतलब एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, क्योंकि कोलिजन ऑफ फोटॉन्स को हम मानते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। मोमेंटम ऑफ क्या बोलते हैं, कोलिजन ऑफ फोटॉन इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ये पॉइंट क्लियर है आपको? चलो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है इसके अंदर। अभी तक के पॉइंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, क्या लिखा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ is increased, then number of photoelectrons increases, number of photoelectrons increases, but energy of each photon, energy of each photon remains same, energy of each photon remain same। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोल रहे हैं पता है कि किसी फोटोन की अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन की अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो क्या लिखा है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम। बस सिंपली बात क्या कर रहे हैं समझो कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ये पॉइंट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक लाइट है, ठीक है, लाइट बल्ब है, यहाँ पे भी दूसरा एक लाइट बल्ब है। मान लो कि ये जो है 50 वाट का है और ये जो है 100 वाट का है, ठीक है, ये जो है 50 वाट का है, जो 100 वाट का है। अब इंटेंसिटी हमको पता है, पावर अपॉन, ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम होता है, वो सब तो हमको पता है। तो मतलब 50 वाट का है, मतलब क्या है कि इसके अंदर से जो है कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकलेंगी, मतलब किसी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से, ठीक है, किसी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से मान लो इसके अंदर 2 रेज ऑफ क्रॉस कर रही है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो होगा 100 वाट का है ना, तो हम सिर्फ कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। मान लो इसमें 2 है तो ये 50 का डबल है, तो यहाँ पर 2 की जगह पे जो है नंबर ऑफ जो वेव्स जो है इसके अंदर से 4 क्रॉस करेंगी, ठीक है। देखो इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। मतलब किसी, देखो ध्यान से, किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से किसी पर्टिकुलर टाइम में, या तो बोलो कि एक यूनिट एरिया में से एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी एनर्जी पास कर रही है, ठीक है, एक यूनिट एरिया में से एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी पास कर रही है, वो हमारा इंटेंसिटी है। तो इसके अंदर एक यूनिट एरिया में, ये एक यूनिट एरिया है, ठीक है, मान लो 1 यूनिट है, ठीक है, और 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 यूनिट एरिया और 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर से कितनी एनर्जी पास कर रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी लाइंस बोलो कितनी एनर्जी पास कर रही है, वही होता है अपना इंटेंसिटी।
तो सिंपली अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाओगे ना तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे एनिमेशन देखो कि एक का इंटेंसिटी कम है, दूसरे का इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखूँ, यहाँ मान लो एक ये रहा, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी मान लो आई है, इसकी इंटेंसिटी मान लो 4 आई है। तो यहाँ से क्या होगा कि इस मान लो इसमें से जो है कम रेज निकल रहे हैं, ठीक है, कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे। समझ रहे हो? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन एक फोटोन की एनर्जी, इसकी एनर्जी hc/λ, इसकी एनर्जी hc/λ, वैसे यहाँ पर जितनी फोटोन है सबकी एनर्जी तो सेम ही रहेगी। देखो ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक फोटोन की जो एनर्जी है ना वो हमेशा सेम रहेगी। तो इंटेंसिटी आपने बढ़ा, देखो आई से 4i कर दिया आपने, तो फोटोन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है hc/λ। ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई, लेकिन एक पर्टिकुलर फोटोन की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, लेकिन उसकी जो है इंटेंसिटी, सॉरी उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी रहेगी वो ईच फोटोन की वो रिमेन सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ओके, चलो फिर इसको रफ करके हमारे पॉइंट्स थे फोटोन के बारे में, इसके बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन स्किप मत करना, बिकॉज क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो तो देखो पहले फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार उसको पॉज करके ट्राई कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ऑफ अ फोटो सेल इज इंक्रीज 4 टाइम्स, then the number of photoelectrons and energy of photoelectrons respectively become। क्या बोल रहे हैं पता है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। देखो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्या बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। क्या होते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन एनर्जी जो है इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम, ईच फोटोन इज सेम, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि भाई इंटेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 4 टाइम इंक्रीज कर जाएंगे, लेकिन जो एनर्जी है वो सेम रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिया, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसको आप एक बार देख लो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है? 2 photons हैविंग, क्या लिखा है? 2 photons having equal wavelength have equal momentum, equal energy have equal momentum, equal frequency have equal momentum, या equal linear momentum has equal wavelength। देखो एक एक ऑप्शन समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि हर हमने वेवलेंथ फिक्स कर दिया, इक्वल वेवलेंथ हैव इक्वल मोमेंटम, मतलब मान लो फोटोन की वेवलेंथ हमने फिक्स कर दिया तो उसका मोमेंटम फिक्स हो जाएगा। आप बोलोगे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/λ, भाई एच तो कांस्टेंट ही होता है, वेवलेंथ फिक्स कर दिया तो मोमेंटम फिक्स हो जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बट पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों पता है? क्योंकि आपने वेवलेंथ फिक्स कर दिया, पर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? बिकॉज मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो वेवलेंथ फिक्स करने से आपने मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फिक्स किया है। आपने क्या फिक्स किया? मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन आपने फिक्स नहीं किया है, डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। तो अपना पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। आपने वेवलेंथ तो फिक्स कर दिया, इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी तरफ है उसका हम गारंटी थोड़ी है। तो पहला ऑप्शन जो है गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है? इक्वल एनर्जी हैव इक्वल मोमेंटम, ये भी हम नहीं कह सकते, बिकॉज पता है एनर्जी फॉर्मूला क्या है? E=hc/λ, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? h/λ। तो यहाँ पे क्या एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी तो कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रही है ना। तो आप एनर्जी फिक्स कर दोगे तो उसके ऊपर से मोमेंटम कैसे फिक्स करते हो? मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, अभी हमने देखा था। तो अब एनर्जी तो स्केलर है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी हो रही है कि मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, पर डायरेक्शन जो है फिक्स, डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव इक्वल मोमेंटम। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। फ्रीक्वेंसी फिक्स करोगे तो
भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एच अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पर सी अपॉन एफ कर दो। देखो वी इक्वल टू होता है एफ लैम्बडा, तो वी बाई एफ कर दो लैम्बडा की जगह पर, तो वी बाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी फिक्स करने से मोमेंटम फिक्स नहीं हो रहा ना, फ्रीक्वेंसी फिक्स करने से अभी सेम वही डायरेक्शन वाली कहानी आ रही है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो सी ऑप्शन नहीं गलत है, डी ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इक्वल लीनियर मोमेंटम है इक्वल वेवलेंथ। ये बात कह सकते हैं कि भाई मान लो किसी का वेवलेंथ, किसी का मोमेंटम एच अपॉन लैम्बडा है, भले कोई भी डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर मैं मोमेंटम फिक्स कर दूँ ना तब तो वेवलेंथ फिक्स हो गया ना। भाई मोमेंटम फिक्स कर दिया तो वेवलेंथ की क्या बात है, वेवलेंथ तो मैग्नीट्यूड वाला टर्म है, वो उसको डायरेक्शन से क्या लेना देना है। तो अगर मोमेंटम फिक्स कर देंगे तो वेवलेंथ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम फिक्स कर दिया हमने, देखो मोमेंटम फिक्स मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर दिया, डायरेक्शन डिफाइंड। अब मैग्नीट्यूड तो अपने आप सेम रहेगा, तो डी ऑप्शन अपना सही है। अच्छा, अगर इसके अंदर ऐसा ऑप्शन दिया होता, देखो दिया तो नहीं है पर बाई चांस ऐसा ऑप्शन दिया होता, ई ऑप्शन, कि इक्वल एनर्जी हैव इक्वल वेवलेंथ, तो बताइए ऑप्शन सही है कि गलत। ये ऑप्शन सही गलत सोच के बताओ, पॉज करो सोचो। इक्वल एनर्जी हैव इक्वल वेवलेंथ, ये सही है कि नहीं। अब सिंपलिटी समझना कैसे, एनर्जी क्या है, एनर्जी तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब वेवलेंथ भी स्केलर क्वांटिटी, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। भाई एच और सी तो कांस्टेंट ही है, अगर आप वेवलेंथ फिक्स कर दोगे तो एनर्जी फिक्स हो गई ना, क्योंकि एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो ये अपना इसके अंदर सही होगा, अगर ये दिया होता ना तो ये सही होगा। ऐसा भी दिया होता इक्वल वेवलेंथ है इक्वल एनर्जी, तो भी सही है। ठीक है, ये भी दिया होता ना इक्वल वेवलेंथ हैव इक्वल एनर्जी, ये वाला भी अपना सही है। ठीक है, ये वाला भी अपना सही है, क्योंकि एनर्जी को कोई एनर्जी को डायरेक्शन वगैरह से लेना देना ही नहीं है, मोमेंटम को डायरेक्शन से लेना देना है। तो अगर आप मोमेंटम फिक्स कर दोगे तब तो वेवलेंथ फिक्स हो गया, लेकिन आप वेवलेंथ फिक्स कर रहे हो तब मोमेंटम फिक्स है कि नहीं, वो हम नहीं कह सकते, बिकॉज मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल, लेकिन थोड़ा बहुत सोचने में मजबूर करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि फोटोन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी प्रॉपर्टी हमने सीख ली। कैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे इफेक्ट नहीं होता, वो भी हमने समझ लिया। फिर हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉन्स के मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन, इलेक्ट्रॉन इलास्टिक है, उसका रेस्ट मास जीरो होता है, सारी प्रॉपर्टी हमने फोटोन की पढ़ी। तो अब हम समझते हैं कि भाई किसी मेटल सर्फेस से इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है। यहाँ पे टॉपिक डालो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electron from metal surface। ओके, वैसे आज तो हम जो है फोटो इमिशन ही समझने वाले हैं, मतलब कि लाइट से कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन तो भी हम समझ लेते हैं कि भाई कितने टाइप के इमिशन होते हैं। ओके, तो जनरली हमारे पास 3 टाइप के इमिशन होते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है, एक होता है हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, उससे भी पहले हम समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई मेटल का सरफेस हो ना, अगर हमारे पास कोई मेटल का सरफेस हो तो एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे जो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू मतलब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, इस तरह से देखो, समझो इसको। देखो आप खुद ही बताओ कि मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी एनर्जी यूज़ करता हूँ तो इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा इजी है कि मतलब अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना ज़्यादा इजी है। तो किसी मेटल सरफेस में जनरली देखो मेटल सरफेस की बात करेंगे क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेटल सरफेस के ऊपर क्या होता है कि जो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं। सरफेस के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं क्योंकि ध्यान से देखो इसके आजू बाजू कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर से डायरेक्ट लाइट है, ऐसे निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो इतने सारे उसके पास ऑब्स्टेकल्स से उसको निकलने में टाइम लगेगा, कोलिजन में एनर्जी वेस्ट करेगा, तो बहुत से मतलब प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सरफेस के इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड होते हैं और इसको निकालना जो है बहुत ही ईजी होता है। ये बात क्लियर है।
है। तो इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें से जो है पहला तरीका क्या है, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक मतलब इसको हम हीट एनर्जी देंगे, मतलब किसी माध्यम से इसको हीट एनर्जी दो। भाई हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन हो जाएगा, धीरे धीरे और वाइब्रेशन होगा, बहुत तेज वाइब्रेशन होगा, और उसके बाद होता क्या है कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, इलेक्ट्रॉन इमिशन, क्योंकि हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, और एक ऐसा समय आता है जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस टाइप की इमिशन को हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। ओके, ये बात क्लियर हो गई, इमिशन ड्यू टू हीट एनर्जी। ओके, और फिर दूसरे टाइप का इमिशन हमारे पास क्या है, सेकेंड टाइप का इमिशन हमारे पास है फील्ड इमिशन। ओके, इसको भी समझ लेते हैं कि फील्ड इमिशन कैसे होता है। मान लो देखो मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट्स हैं। ओके, ये क्या है, मेरे पास कैपेसिटर प्लेट है, इसके पास यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव होता है, आपको पता है, और यहाँ पे एक प्लेट भी होता है नेगेटिव चार्ज। तो बनता क्या है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे मेटल का सरफेस को रखता हूँ अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मेटल का सरफेस मैंने रखा है, तो होता क्या है, ध्यान से देखोगे कि भाई मेटल के सरफेस के अंदर मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, तो डेफिनेटली होगा क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से क्या होगा, देखो बाहर की तरफ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, ये पूरे सरफेस में पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो उसकी वजह से होगा क्या कि अंदर के जो नेगेटिव चार्ज होंगे ना इस तरफ आ जाएंगे, अंदर के जो नेगेटिव चार्ज, ऐसा बोले इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो जाता है। और उसके बाद क्या करूं, अगर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी मैग्नीट्यूड, इसका जो स्ट्रेंथ है बढ़ाते जाऊं, तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सरफेस के बाहर आ जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखो कि एज वी इंक्रीज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देयर इज, ऐसा लिखो यहाँ पे कि देयर इज आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन known as dielectric breakdown। ठीक है, होता क्या, आप बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ाते जाओगे ना, उसकी वजह से क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सोचो आप बाहर की फील्ड और बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ और अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अगर आप फील्ड और बढ़ा दोगे, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे कर दोगे, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दोगे आप तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो उस तरह के जो इमिशन होता है इसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन, इससे भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और तीसरी तरह का इमिशन जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इमिशन ऐसा बोल दो। ओके, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तीसरी तरीके का इमिशन हमारे पास क्या है, फोटो इमिशन। ओके, अच्छा, थर्मियोनिक इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इसका नाम होता है थर्मियॉन्स। सिंपली से नाम रख दिया गया क्योंकि थर्मियोनिक इमिशन से निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को हम जो है थर्मियॉन्स बोल देते हैं, थर्मियॉन्स। ओके, क्लियर है ना। तो फोटो इमिशन का प्रोसेस तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारे पास मेटल का सरफेस होता है, यहाँ पर हम करते क्या है कि हाई एनर्जी का रेडिएशन, हम मेटल के सरफेस पे हाई एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी हाई कर दो या तो वेवलेंथ कम कर दो। बस सिंपली हाई एनर्जी रेडिएशन मतलब क्या होता है, HF फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाई एनर्जी रेडिएशन यहाँ पे गिराते हैं हम, मतलब इसके फुल फोटॉन्स गिराते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सरफेस की जो इलेक्ट्रॉन्स वो जो है यहाँ पे इस इमिशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलता है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाई एनर्जी रेडिएशन गिराते हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है, फोटोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में टकरा है, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्लियर है, यहाँ पे एनर्जी हम डालते हैं और वही एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेके समझ लो बाहर निकल रहा है। ओके, क्लियर है, चलो इतनी बात तो क्लियर। ये हमारा फोटो एमिशन होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ इमिशन क्लियर है। थर्मियोनिक इमिशन में हीट एनर्जी से, फिर उसके बाद फील्ड इमिशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से जो है निकालते हैं। ओके, ये तो, और तीसरी बात फोटो इमिशन में हम लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो बोलो रेडिएशन का यूज़ करते हैं, उसके जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे बोलो फोटॉन्स की मदद से, या तो ऐसे बोलो लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। ओके, हम समझते हैं कि वर्क फंक्शन, ओके, तो यहाँ पर वर्क फंक्शन टाइटल डाल दो, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। वर्क फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको डेफिनेशन लिख दो कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the metal surface is called work function। ठीक है, वर्क फंक्शन जिसको हम फाई से डोनेट करते हैं, फाई से। ओके, ठीक है, तो बोल क्या रहे थे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। देखो हम समझते हैं एग्जांपल से। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मेटल का सरफेस है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक मेटल का सरफेस है, आपने यहाँ पे हाई एनर्जी का रेडिएशन गिराया, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले। ओके, आपने यहाँ पे एनर्जी गिराया, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले। फिर उसके बाद होता क्या है, जैसे कि आप एनर्जी बढ़ाते जाओ, ऐसा बोलो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। ठीक है, एक ऐसी पर्टिकुलर, देखो हमको क्या है, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = hf होता है, या तो ऐसा बोलो E = hc/λ होता है। ठीक है, तो एनर्जी को बढ़ाने का दो तरीका है, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ या तो वेवलेंथ घटाओ, दोनों बात एक ही, या तो वेवलेंथ कम कर दो या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। क्लियर है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं, और एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझ रहे हो, क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी गिरा है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद यहाँ से निकला। ठीक है, एक ऐसा समय है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व किया, यहाँ से निकला। क्लियर है, तो मिनिमम एनर्जी, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाए, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, उससे कम गिराओगे तो डेफिनेटली निकलने वाला नहीं है भाई। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाले तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाले तो भी नहीं निकलेगा। मान लो 4 डाला आपने, 4 डाला तो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने की गारंटी नहीं है, लेकिन तो भी इसकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन मे कम आउट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, मैंने अपने डेफिनेशन में यूज़ किया था। जरूरी नहीं कि मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकल ही जाए, ये तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन मान के चलो कि मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे सरफेस से, मिनिमम एनर्जी, गारंटी तो वैसे भी नहीं होती, लेकिन तो भी हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं कि मिनिमम एनर्जी जो कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्लियर है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। ठीक है, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन मटेरियल फिक्स कर दो तो वर्क फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग मेटल के अलग अलग वर्क फंक्शन होते हैं। ठीक है,
मतलब क्या होता है कि सारे मेटल तो एक जैसे होते नहीं है। जैसे मान लो कि सीजियम हो गया, सीजियम क्या होता है, हम फर्स्ट मतलब पीरियोडिक टेबल में जाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे वो नीचे आता है, ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर नीचे आता है। मतलब क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हैवी मेटल्स होते हैं वो। तो सीजियम के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत ही दूर होते हैं। क्लियर है। तो अलग अलग मेटल के जो है वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग मेटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से बाउंड है वो अलग अलग होगा, लेकिन किसी गिवन मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे मेटल का नाम लेता हूँ और यहाँ पे उसका वर्क फंक्शन। यहाँ पे जो है दो डेटा आपको याद रखना है, जो कि मतलब कि सिंपली मतलब वैल्यू याद नहीं होता, आप याद रखना कि प्लेटिनम जो होता है ना, प्लेटिनम, उसका वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है। प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और बाकी सबके मेटल के इसके बीच में रेंज होते हैं, और सीजियम का ऑलमोस्ट सबसे कम होता है। सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो सबसे कम होता है, जो कि ऑलमोस्ट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, बाकी सब मेटल के इसके बीच में रेंज लाई करते हैं। इसको आप याद रख सकते हो। कभी कभार क्या है कि छोटे मोटे मतलब कि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसका वर्क फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है, तो वैल्यूज याद रख सकते हो। बस सिंपली है क्या कि आपने मतलब प्लेटिनम का मेटल लिया, तो उसको जो है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने का चांसेस है। बाकी उससे कम दोगे तब तो कोई चांस नहीं है। अगर 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दिया तब तो कोई चांस ही नहीं है। अब 5.65 दे भी दिया तो भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, तो भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बात क्लियर है ना आपको, मतलब उससे कम तो चलेगा ही नहीं, उससे कम तो चलेगा ही नहीं। ओके, समझ गए ना। तो प्लेटिनम का कितना आ गया 5.65, और सीजियम का सबसे कम मतलब इसका होता है, इसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे लिख दो, एक पॉइंट लिखो कि if we give energy more than the work function, okay, then also there is no guarantee that electron may come out। क्यों गारंटी नहीं, बताओ गारंटी क्यों नहीं है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन में लूज एनर्जी इन कोलिजन विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन कोलिजन लिख दो, या तो ऐसे लिख दो और एक्सेट्रा भी लिख दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहीं जगह पे अपनी एनर्जी लूज कर सकता है, या तो बोलो कि वो किसी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इससे टकराएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अंदर तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो क्या, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, ठीक है। मान लो कि ये जो मेटल है इसका जो वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन क्या है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने 2 दिया, 3 दिया, तब तो निकलेगा ही नहीं। आपने 4 भी दिया तो जरूरत हुई कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज भी तो कर सकता है अंदर। बस सिंपली देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इस इलेक्ट्रॉन को मान लो दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोलिजन करके एनर्जी लूज भी तो कर सकता है। तो अगर एनर्जी लूज कर दिया तब तो वर्क फंक्शन से एनर्जी कम हो गई ना। एनर्जी लूज कर दिया तब तो वर्क फंक्शन से क्या हो गई, एनर्जी कम हो गई। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। डिपेंड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपनी एनर्जी लूज कर रहा है और कितनी लूज कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अब दिया, देखो इसका वर्क फंक्शन है 4, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। किसी गिवन मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। मैं बोल रहा हूँ कि इस मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, मान लो मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूँ, अब क्या गारंटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने कहीं वेस्ट कर दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने जो है कोलिजन में वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा ना। 5 में से 2 वेस्ट कर दिया, बचा कितना, 3, जो कि वर्क फंक्शन से कम है। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्लियर है, अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे देखो, मान लो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूँ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूँ, ठीक है। तो अब क्या गारंटी है इलेक्ट्रॉन निकलने की? मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी वेस्ट कर दी। अच्छा, मान लो जो इलेक्ट्रॉन है
उसने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लूज कर दी। तो अब क्या है कि 6 में से 1 उसने लूज कर दिया, तो अब जो है निकल सकता है, क्योंकि अब जो एनर्जी बची हुई है देखो 6 - 1 5, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। ओके, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अगर एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी बचा हुआ एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, मेरी बात सुनो, एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी देखो बचा हुआ एनर्जी कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तब जो है वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। लेकिन अपने को ये नहीं पता ना कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर निकले। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, चलो ये बात तो समझ पड़ गया ना कि इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करते हैं, उसकी जो बची हुई एनर्जी होती है मतलब कि वो जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आती है। ओके, अच्छा, जैसे मान लो देखो इलेक्ट्रॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, अब हम थोड़ी आगे दूसरी बात करते हैं कि हमने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने लूज कर दिया, बचा कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बचा कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से भी जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी बची हुई है और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि मिनिमम एनर्जी है वो, तो बचा कितना रह गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी कहाँ गई, क्या बोला मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। क्लियर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने लूज कर दिया, अभी भी तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम एनर्जी दे रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ने देखो बाकी सब एनर्जी, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा है, उसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। क्लियर है ना, समझ गया ना। देखो ये पॉइंट को आगे लिखते हैं हम, ये पॉइंट को आगे हम लिखते हैं। ओके, ये पॉइंट को आगे लिखते हैं। ओके, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ कि हम जैसे मतलब कि जो उसके वर्क फंक्शन होता है उससे ज़्यादा एनर्जी दें तो कुछ तो एनर्जी लूज करेगा, और बाकी जो मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, देखो वैसे तो गारंटी नहीं है, लेकिन अगर निकला तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा उसको जो है क्या बोलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसको समझने के लिए देखो टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने एनर्जी दिया, यहाँ पे क्या हमने मतलब टोटल कितनी एनर्जी दी है। ठीक है, एनर्जी ये तो एनर्जी गिवन। ओके, बात क्लियर है। यहाँ पे लिखता हूँ वर्क फंक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ एनर्जी लॉस्ट। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे रैंडमली कोई वैल्यू लेता हूँ, मान लेता हूँ किसी मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने एनर्जी दी। ओके, ये बात क्लियर है। और उसका वर्क फंक्शन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब मान लेता हूँ कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कर दिया। कितना वेस्ट कर दिया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बचा कितना, देखो वर्क फंक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसने वेस्ट कितना कर दिया 2, टोटल कितना खत्म हो गया अपने पास 6, बचा कितना रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना उससे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बचा हुआ एनर्जी है वो भी वर्क फंक्शन ज़्यादा है। देखो ध्यान से, अच्छा 8 है, देखो 8 - 2 कितना हो गया, देखो 8 है और 2 एनर्जी वो लॉस कर देगा, बचा कितना रहेगा 6। तो 6 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकली और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ओके, दूसरी बात करते हैं, मान लो फिर से हमारी एनर्जी गिवन हो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं बाहर। ठीक है, तो देखो 8 दिया, 3 उसने लूज कर दिया, बचा कितना रह गया 5 अभी भी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। ठीक है, अभी भी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो 8 - 3 5 और 4 इसने वर्क फंक्शन में लगा दिया, तो बचा कितना रह गया 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ रहे हो ना।
कुछ तो एनर्जी लूज कर रहे हैं। उसके बाद एनर्जी लूज करने के बाद जो बची हुई एनर्जी है, अगर वो वर्क फंक्शन ज़्यादा है तब तो मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो बची हुई एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन वाली एनर्जी निकाल के जो बची रह गई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, तीसरी बात, मान लो हम जो है एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिए और वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लेता हूँ एनर्जी भी उसने लूज कर दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लेता हूँ एनर्जी भी उसने लूज कर दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ अब निकलेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर? ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं बाहर? ध्यान से देखो, 8 हमने दिया, 4 लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर कोलिजन वगैरह में जो लूज कर दिया, तो बाकी बची कितनी रहेगी? 8 - 4 4। अब 4 जो है एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर है। 4 जो है एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं हम देखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही बाहर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा तो, लेकिन उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो, इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट। समझ रहे हो? पता है, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा पर उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा पर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। ये बात क्लियर रहनी चाहिए आपको। एग्जैक्टली आप देखो, हमने 8 दिया, 4 लूज कर दिया, 4 बचा रह गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब देखो समझो, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो उसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दिया, तब बची हुई एनर्जी कितनी हो गई? 8 - 4 बची कितनी रही? 8 - 5 कितना हो गया? 3। 3 तो वर्क फंक्शन से भी कम है ना, 4 से भी कम है 3। तो यहाँ पे क्या होगा? नो एमिशन। यहाँ पे क्या होगा? नो एमिशन। ओके, यहाँ पे क्या होगा? नो एमिशन। आगे बढ़ाते जाओ, अब कोई एमिशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मान लो 6 लूज कर दिया, यहाँ पर भी नो एमिशन। क्लियर है? तो जब तक बची हुई एनर्जी वर्क फंक्शन ज़्यादा है तब तक जो है इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं। एग्जैक्टली बची हुई एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर 8 - 4 4 हो गया, तब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलता है। तब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल रहा है। देखो मैंने किसी एक पर्टिकुलर मेटल का निकाला है, तब गारंटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकले। जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकले। क्लियर है? सब कुछ क्या डिपेंड कर रहा है? सब कुछ इतना डिपेंड कर रहा है कि एनर्जी कितना लूज कर रहा है। एनर्जी कितना लूज कर रहा है। एनर्जी लूज करने के बाद भी देखो, एग्जैक्टली अगर डेफिनेशन बोला जाए तो एनर्जी लूज करने के बाद भी अगर बची हुई एनर्जी वर्क फंक्शन ज़्यादा है तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है। ओके, बात समझ गए? और बची हुई एनर्जी अगर एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, एकदम एनर्जी कम रहेगा, सिर्फ जस्ट बाहर निकल जाएगा। ओके, इस बात समझ पड़ गई? इतनी बात समझ पड़ी? तो इसके ऊपर से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या इसके ऊपर से क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। बताओ ये डेफिनेशन से आप जो है अग्री करते हो कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी गिवन, E क्या है? एनर्जी गिवन। ठीक है, ये E है हमारा, ये क्या है? हमारा वर्क फंक्शन। इसको समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? E मतलब एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कितना एनर्जी किया? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया। वर्क फंक्शन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कुछ एनर्जी लूज भी कर रहा है, वो कुछ एनर्जी लूज भी कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। लेकिन अच्छा, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये ट्रू तभी है जब हम आइडियल केस ले रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ट्रू कब होगा? ट्रू ओनली व्हेन there is no loss of energy, there is no loss of energy in collision, no loss of energy in collision। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये तो क्या है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक और केस लूँ, अगर इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी जगह पे ऐसा केस लेता हूँ कि मान लो उसका वर्क फंक्शन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लो जो एनर्जी लॉस्ट है वो 0 है, एनर्जी लॉस्ट है 0 है। तो अब बताओ 8 - 0 कितना हो रहा है? 8 - 0 कितना हो रहा है? 8 - 0 8 हो रहा है। उसमें से 4 वर्क फंक्शन का है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये देख रहे हो आप केस, ये केस देख रहे हो आप?
भाई अगर एनर्जी लॉस जीरो है, देखो क्या है कि एनर्जी लॉस जीरो है तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 8-4 जो कि आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 8-4 जो कि है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये बात क्लियर है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है, अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है तो हमको जो एनर्जी मिले, पहली बात तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम होगी। देखो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है लेकिन वो जो है मैक्सिमम वैल्यू नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है मैंने वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब यहाँ पे लॉस्ट मिनिमम होगा। बाकी यहाँ सब में काइनेटिक एनर्जी आ रही है, देखो सेम मेटल है, सेम एनर्जी दिया है मैंने, लेकिन जब लॉस जीरो है तो हमको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना ये मैक्सिमम है। ये काइनेटिक एनर्जी हमको जो मिल रही है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी इसके बीच में भी लाई करता है लेकिन उसको हमको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लूज कर रहा है। लेकिन अगर हम आइडियल केस माने कि कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं हो रहा है तब हमको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो हमको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो हमको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ये क्या है? ई क्या है? एनर्जी गिवन, और फाई क्या है? वर्क फंक्शन। जितना एनर्जी में से वर्क फंक्शन निकाल, देखो एनर्जी 8-4 कितना आ रहा है? 4। ठीक है, तो अगर एनर्जी का लॉस जीरो है तो हमको काइनेटिक एनर्जी जो है एक्जैक्टली E-5 के बराबर मिलेगी। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, ये हमारा जो इक्वेशन है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू E-5। उन्होंने एक्जैक्टली मैक्स का इक्वेशन क्यों लिखा, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का? क्योंकि इसके बीच की जो एनर्जी लेवल्स है उसको हम आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी लॉस कितना है किसी मेटल का हम थोड़ी पता लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम का बारे में हम पता लगा सकते हैं। भाई एनर्जी लॉस अगर जीरो हो तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगा। इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के बेस पे उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, आइंस्टाइन को इसी इक्वेशन के बेस पे नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भाई कितनी अब इसका काम क्या है देखो वो तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो आप सिर्फ वर्क फंक्शन समझ रहे हैं। ठीक है, काम क्या है वो तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो हमने वर्क फंक्शन समझा। ओके, किसी गिवन मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन कॉन्स्टेंट है हमेशा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी लॉस्ट। ओके, देखो हमने ध्यान से देखो, हमने एनर्जी जो है हमेशा वर्क फंक्शन ज़्यादा दिया है, लेकिन तो भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा था आगे वाले केस में कि कोई मतलब इमिशन नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे इमिशन देखो जस्ट निकला। इसके बाद के केस अगर लेंगे और एनर्जी लॉस हुआ तो यहाँ पे इमिशन नहीं हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप एनर्जी जो है अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा दो तो इमिशन होगा। ठीक है, और डिपेंड करता है कितना लॉस्ट है। अगर लॉस जीरो है तो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन आ जाता है। ओके, ये इक्वेशन आ जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब हम समझते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके, इसकी ये बात क्लियर है आपको? अब हम समझते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइटल डालो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डेफिनेशन में लिख दो। बहुत सिंपल बात है ये कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी for which electron emission is possible, electron emission takes place is called threshold frequency। ठीक है, इसको मैं F0 से डिपेंड करूंगा, F0 से डोनेट करूंगा, और ये कांस्टेंट होता है। भाई अगर वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा। ओके, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। बस सिंपली हमको देखो किसी मेटल का वर्क फंक्शन हमको पता है। जैसे मान लो ये मेटल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए जो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड होता है वो हम उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इससे डोनेट करते हैं हम फाई इक्वल टू H इंटू F0। फाई इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टर्म में लिखा जाए तो H इंटू F0 होगा। ठीक है, H इंटू F0, या तो अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखा जाए इसका डेफिनेशन आगे लिखेंगे हम। ये क्या हमारा वर्क फंक्शन है, ये फाई क्या है हमारा वर्क फंक्शन।
ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो भाई अगर वर्क फंक्शन कांस्टेंट होगा तो जो है क्या बोलते हैं एफ नॉट भी जो है कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि एच तो कांस्टेंट ही है। तो ये क्या होगा, एफ नॉट क्या है अपना कांस्टेंट है, किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। ओके, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर विच इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस। इससे ज़्यादा एनर्जी दोगे, इससे ज़्यादा देखो वर्क फंक्शन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे, बट डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे। देखो क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, वर्क फंक्शन जो है बढ़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वर्क फंक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला है एच इंटू एफ। ठीक है, ये अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, थ्रेशोल्ड तो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ, अपने जो एनर्जी गिवन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू एफ। यहाँ पे क्या होगा, एफ बढ़ाओगे आप तब तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, एफ बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी। एक समय एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक्जैक्टली वर्क फंक्शन बराबर हो जाएगी एनर्जी, तब जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो एफ नॉट है। क्लियर है, एनर्जी क्या है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज उससे ज़्यादा करोगे, देखो इससे एफ नॉट से अगर ज़्यादा करेंगे हम, अगर हम क्या बोल रहे, अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट से ज़्यादा है, देखो फ्रीक्वेंसी गिवन, ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन, वो अगर वर्क फंक्शन क्या बोलते हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है अगर, तब तो डेफिनेटली भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे इस तरह हम लिख सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट। ये बात क्लियर है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा कर दोगे आप तो निकलेगा ही। तो भाई यहाँ पे लिख लो, ये पॉइंट अपना लिख लो, फॉर इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रीक्वेंसी गिवन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। देखो एग्जैक्टली इक्वल कर दोगे तब तो जो है मतलब हमारा क्या बोलते हैं एकदम एक्सट्रीम केस आ गया। ठीक है, समझ रहे हो, लिमिटिंग केस आ गया। उससे ज़्यादा बढ़ा दोगे तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, क्योंकि आप उससे ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ई ज़्यादा हो जाएगा, तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। लेकिन मिनिमम कितनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो हमारा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये बात लिख सकते हैं कि एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट। ओके, एफ नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है जो कि कांस्टेंट होता है, और ये एफ हमारा जनरल फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं। ओके, बात क्लियर है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ये बात क्लियर है। उसी हिसाब से होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेकिन पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हम जो है ग्राफ देख लेते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब हमको पता क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इस इक्वल टू है ई माइनस फाइव। ओके, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एच इंटू एफ माइनस एच इंटू एफ नॉट, है ना। ये तो कांस्टेंट टर्म है, जो चेंज कर सकता है यही टर्म चेंज कर सकता है ना, कांस्टेंट टर्म है ये। ओके, यहाँ पे हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ ना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये वाई एक्सिस पे इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं, साइड में ड्रॉ करता हूँ, चलो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, ओके, एफ की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, वाई एक्सिस पे क्या है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एम, स्लोप कितना हो गया एच, और एक्स एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी प्लस सी। ये क्या अपना इंटरसेप्ट है। और देखो कि ध्यान से, जो वाई इंटरसेप्ट अपना नेगेटिव है, मतलब पॉइंट ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो जो है स्ट्रेट लाइन निकलेगा इस तरह से। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ओके, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि अपना जो वाई इंटरसेप्ट है नेगेटिव है। तो देखो ध्यान से, ये अपना वाई इंटरसेप्ट है जो कि है एच इंटू एफ नॉट। देखो ध्यान से, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एच कांस्टेंट एफ नॉट कांस्टेंट। तो वाई इंटरसेप्ट अपना कांस्टेंट है, क्लियर है। और एक्स एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी, और स्लोप क्या है इसका एच। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एच होगा। ठीक है, आपको कोई ग्राफ याद नहीं रखना है। देखो अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बहुत सारे ग्राफ्स आने वाले हैं, तो आपको ग्राफ याद नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर से हम खुद ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो ये ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है एच के बराबर, वाई इंटरसेप्ट कितना है सी, जो कि एच इंटू एफ नॉट है। क्लियर है। तो हमारा ये ग्राफ आता है, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ आता है। उसमें ये पॉइंट कौन सा है अपना, ये पॉइंट एग्जैक्टली एफ नॉट के बराबर है। समझ रहे हो,
मतलब ये पॉइंट अपना आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर आ गया कि भाई इससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तब तो कोई यहाँ पे क्या होगा, नो इमिशन। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, इससे कम दिया था अपने, ये रेंज में कोई इमिशन नहीं होगा, और ये रेंज में क्या होगा, इमिशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट, और यहाँ पे क्या है, एफ इज लेस देन एफ नॉट। तो एफ नॉट से कम होगा, एफ नॉट से अगर कम होगा तब तो कोई इमिशन नहीं होगा, एफ नॉट से ज़्यादा होगा तो इमिशन होगा। और ये अपना क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वो वाला वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, जहाँ पे इससे ज़्यादा करोगे तो होगा, इससे कम करोगे तो नहीं होगा, और एग्जैक्टली इस पर भी होगा। ठीक है, क्योंकि अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ लेते हैं, जो कि जस्ट इसके जैसे ही होता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का भी सेम वही कहानी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम क्यों आ रहा है भी समझाता हूँ। ठीक है, फॉर विच इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, हमको पता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, एच सी बाई लैम्बडा, जिसको हम, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इसको मैं लैम्बडा नॉट से डोनेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। सिंपली एच और सी कांस्टेंट है तो लैम्बडा नॉट भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कि वर्क फंक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा नॉट आ रहा है। मतलब अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तब क्या होगा, वर्क फंक्शन घट रहा है। ठीक है, या तो ऐसा बोलो कि मैं जनरल केस की बात करूँ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा एच सी अपॉन लैम्बडा। तो अगर मैं लैम्बडा बढ़ा रहा हूँ तब तो क्या हो रहा है, एनर्जी घट रही है ना। तो सिंपली क्या होगा कि देखो ध्यान से, लैम्बडा अगर मैं घटाऊँ, लैम्बडा बढ़ा रहा हूँ एनर्जी घटेगी, और लैम्बडा अगर घटाऊँ मैं तो एनर्जी बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो ध्यान से देखो कि लैम्बडा अगर मैं बढ़ा रहा हूँ ना तो एनर्जी घट रही है। मतलब क्या होगा कि हमारा इक्वेशन अगर देखा जाए ध्यान से, E इक्वल टू हमारा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन देखा जाए तो E इक्वल टू क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाइव आ रहा है। क्लियर है। ये क्या होगा, एच सी बाई लैम्बडा अपॉन एच सी बाई लैम्बडा नॉट आ रहा है। तो आप ये लैम्बडा बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू कम होगी ना, तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी देखो नेगेटिव आ रहा है, मतलब कोई इमिशन नहीं होगा। लेकिन देखो लैम्बडा बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा है, लैम्बडा बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी वैल्यू आएगी जब लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट होगा, तब एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जितना लैम्बडा कम करोगे ना उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी, जितना लैम्बडा कम करोगे उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम लैम्बडा जिसके ऊपर से फोटो इमिशन हो जाए उससे ज़्यादा कर दोगे, देखो लैम्बडा और बढ़ाओगे तब क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये, समझ रहे हो ना, लैम्बडा बढ़ाऊंगा ये वैल्यू घट रही है ना। तो भाई अगर लैम्बडा अगर इस मतलब कि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है अगर इससे भी कम हो गई, ये वैल्यू इससे भी कम हो गई तो यहाँ पे कोई इमिशन नहीं होगा ना, समझ रहे हो। और लैम्बडा अगर कम करूँ तब ये वैल्यू बढ़ रही है, लैम्बडा बढ़ा रहा हूँ तो ये वैल्यू घट रही है। मतलब मैक्सिमम वो वेवलेंथ जिसके ऊपर से फोटो इमिशन हो जाए वो हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, वो हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कि हमारा जो लैम्बडा है वो लेस देन और इक्वल टू लैम्बडा नॉट होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो कि जो है एग्जैक्टली लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट पे हो रहा है, तो लैम्बडा और कम करूंगा ना, फॉर फोटो एमिशन लिख दो, फॉर फोटो एमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इस तरह से लिख दो कि लैम्बडा की रिक्वायर्ड वैल्यू से अगर कम रखें, देखो लैम्बडा कम करूंगा तब तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तब तो फोटो एमिशन होगा ही। ठीक है, लेकिन लैम्बडा की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते हमने मैक्सिमम वैल्यू कर दी, अब मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा कर दूंगा ना तो कोई फोटो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर लैम्बडा लैम्बडा नॉट से ज़्यादा हो गया, क्योंकि लैम्बडा लैम्बडा नॉट से ज़्यादा हो गया अगर, तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, तब फोटो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसको हम लिख सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आता है। ओके, तो इसका भी ग्राफ आता है अगर हम देखा जाए, ध्यान से इसको हटा देता हूँ मैं, तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। इसका भी ग्राफ सेम आता है, लेकिन हम जो है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 अपॉन लैम्बडा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको हटा देता हूं मैं, हमारे पास ओके, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू E माइनस फाइव, तब इसको हम लैम्बडा के टर्म में लिखते हैं बिकॉज हम जो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स
इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है बिकॉज ये अपना वर्क फंक्शन है, ये लैम्बडा चेंज करेगा। तो यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो किस तरह बन रहा है, y पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है मैक्स है, इक्वल टू ये लैम्बडा अपना कांस्टेंट है, स्लोप क्या होगा एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या रहा है 1 अपॉन लैम्बडा, वाई एक्सिस पे क्या रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें क्या हम लिख रहे हैं 1 अपॉन लैम्बडा और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वैसे लैम्बडा का ग्राफ ड्रॉ करोगे तब अलग आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात कि काइनेटिक एनर्जी और लैम्बडा का ग्राफ ड्रॉ करोगे तब अलग आएगा। मैं 1 अपॉन लैम्बडा का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर है? तो उसके ऊपर से सेम फिर ग्राफ आएगा। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये x एक्सिस पे y एक्सिस पे स्लोप कितना आ रहा है h एक्सिस, और ये अपना जो है इंटरसेप्ट है वो भी नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव स्टार्ट होगा, सेम ग्राफ बनेगा इसका इस तरह से। क्लियर है? सेम ग्राफ। ओके, ये पॉइंट अपना हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये हो जाएगा अपना एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे फोटो एमिशन नहीं होगा, यहाँ पे नो फोटो एमिशन। क्यों यहाँ पे फोटो एमिशन नहीं हो रहा है? क्योंकि 1 अपॉन लैम्बडा नॉट बोलो, ऐसे ध्यान से देखो, इज लेस देन 1 अपॉन लैम्बडा, या तो इस तरह लिख दो आप कि लैम्बडा जो है, देखो ध्यान से, कि लैम्बडा इज लेस देन लैम्बडा नॉट। ओके, यहाँ पे देखो 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, 1 अपॉन लैम्बडा नॉट की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से, ये अपना क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, ये अपना क्या है मैक्सिमम वैल्यू। इससे कम कर देंगे अगर हम, मतलब इलेक्ट्रॉन की उससे ज़्यादा कर देंगे, अगर हम लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट कर देंगे तब जो है हमारा फोटो एमिशन नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। ओके, समझ रहे हो? स्लोप क्या आएगा इसका, ये ग्राफ का स्लोप जो आएगा वो आएगा एच सी, सॉरी स्लोप आ जाएगा एच इंटू सी, स्लोप आ जाएगा एच इंटू सी, ये अपना एम होता है ना, स्लोप आ जाएगा एच इंटू सी। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, सिंपली ऐसा ही ग्राफ आता है, बस आपको दोनों को मतलब समझना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा कर दोगे तो होगा ही। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज़्यादा कर दोगे तो नहीं होगा, उससे कम कर दोगे तो होगा, इसलिए मैक्सिमम की बात करते हैं। क्लियर है? चलो, अब एक और बच गया जान से कि इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का किस तरह का ग्राफ आता है वो हम समझते हैं। इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी, हमने ये बात सीखा है, क्या सीखा है हमने कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से, यहाँ पे लिखो, एक बात लिख दो कि ओके, इंटेंसिटी, तो ऐसे लिख दो काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन वर्सेस इंटेंसिटी विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बात हम समझें, क्या समझें कि अब इंटेंसिटी अगर बढ़ाता हूँ मैं, इंटेंसिटी बढ़ाऊँ तो उसके ऊपर से क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बोलते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर फोटोन का सेम रहता है। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है अगर ध्यान से देखा जाए, भाई मान लो मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्स है और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहे जैसे रखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहे जो भी रखो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट आएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आएगा। ये बात क्लियर है? मतलब सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी एक फोटोन का उस पर डिपेंड नहीं करता उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी लिख दो यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। फॉर्मूला में देख लिया आप, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाओ। मतलब सिंपली अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ग्रीन लाइट से अगर फोटो एमिशन हो रहा है, ठीक है,
ग्रीन लाइट किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे लैम्बडा पे, अगर मान लो यहाँ पे इमिशन पॉसिबल है, ठीक है, इमिशन टेक्स प्लेस, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल, तो ग्रीन लाइट से अगर इमिशन हो रहा है, ठीक है, हमको पता है विबग्योर में अगर हम पढ़ते हैं विबग्योर, वाई विबग्योर, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वायलेट है और ये अपना रेड लाइट है, इसका क्या होता है कि लैम्बडा मैक्सिमम होता है, या तो ऐसे बोलो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, इसका बोलो कि लैम्बडा मिनिमम होता है ना, क्योंकि वेवलेंथ सबसे मिनिमम होता है, या तो बोलो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर ग्रीन लाइट की बात कर रहा हूँ। अगर ग्रीन लाइट पे इमिशन हो रहा है, ग्रीन लाइट पे इमिशन हो रहा है, डेफिनेटली इसका फ्रीक्वेंसी कुछ है, इसका कुछ बीच की वैल्यू होगी, इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ग्रीन लाइट पे अगर इमिशन हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो इस फ्रीक्वेंसी पे अगर इमिशन हो रहा है, तो इससे देखो इस तरफ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इस तरफ आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो भाई अगर ये फ्रीक्वेंसी पे इमिशन हो रहा है तो डेफिनेटली इसके ब्लू, इंडिगो, वायलेट तीनों पे जो है क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से यहाँ पे क्या ब्लू वाले में भी इमिशन होगा, इंडिगो वाले में भी इमिशन होगा, वायलेट वाले में भी इमिशन होगा। लेकिन क्या है कि ये अपना जस्ट इमिशन हो रहा है, ठीक है, जस्ट, मतलब इससे कम कर दो इमिशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे इस तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, मिनिमम वैल्यू पे आ गई, तो फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो इमिशन चला जाएगा, ओके, मतलब यहाँ पे नो इमिशन होगा। मतलब अगर इसमें इमिशन हो रहा है, अपना जो जस्ट केस है, तो ये तीनों में भी होगा, लेकिन ये तीनों में नहीं होगा, क्लियर है। तो सिंपली जो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी है ना, वो डिपेंड करती है कि भाई सिंपली वेवलेंथ और क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कितना है, इंटेंसिटी पे कोई डिपेंड नहीं करता, ओके, इंटेंसिटी पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ओके। इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको ये बताना है क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर बताओ, तब मानूंगा कि आपके टॉपिक समझ पड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सरफेस है, यहाँ पे मैं ग्रीन लाइट डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाला, ग्रीन लाइट जिसकी इंटेंसिटी जो है आई है, ग्रीन लाइट क्या है जिसकी इंटेंसिटी आई है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटो एमिशन हो रहा है, फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, तो ऐसा लिख दो, फोटो एमिशन जस्ट टेक प्लेस, ओके, ठीक है, फोटो एमिशन हो रहा है, या तो ऐसा लिख दो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, या तो ऐसे बोलो फोटो एमिशन विल टेक्स प्लेस, फोटो एमिशन विल टेक प्लेस, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन कि ग्रीन लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, ग्रीन लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, दूसरा ऑप्शन रेड लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, रेड लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, तीसरा ऑप्शन वायलेट लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, वायलेट लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन रखते हैं, ग्रीन लाइट लिख दिया, रेड लाइट लिख दिया, वायलेट लाइट लिख दिया, चौथा ऑप्शन ग्रीन लाइट, यहाँ पे तो नन ऑफ दिस लिख दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है, चलिए मेरा क्वेश्चन है कि भाई ग्रीन लाइट पे इमिशन हो रहा है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो फोटो इमिशन कब कब होगा, ग्रीन लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, रेड लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, वायलेट लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी। तो यहाँ पे विबग्योर ड्रॉ कर दो, ध्यान से विबग्योर लिखो, ध्यान से, ग्रीन लाइट की कोई फ्रीक्वेंसी होगा, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और इसकी कोई बीच वैल्यू आती है एफ। तो भाई अगर इस ग्रीन लाइट पे अगर जो है इमिशन हो रहा है तो डेफिनेटली उसके इस बाजू जो वैल्यू है, जो कि फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है ना, तो यहाँ पे जितने भी कलर होंगे उसमें फोटो इमिशन होगा, चाहे वायलेट लाइट की कोई भी इंटेंसिटी हो उस पर इमिशन होगा, इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इंटेंसिटी उस पर इमिशन होगा, क्योंकि इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी का कोई फर्क है ही नहीं। दूसरी बात क्या, रेड लाइट जो है इस तरफ आ रहा है तो रेड लाइट में इमिशन नहीं हुआ, ये अपना गलत ऑप्शन है।
और ग्रीन लाइट है भाई, अगर ग्रीन लाइट पे इमिशन हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी चाहे जो भी हो, आई हो 2 आई 3 आई आई बाई 2 चाहे जो भी हो, सब पे जो है इमिशन होगा। मतलब अपना ए ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। ओके, इस तरह समझ सकते हो। डी ऑप्शन तो गलत ही हो गया क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं। ओके, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भाई अगर ग्रीन लाइट पे इमिशन हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी चाहे जो भी हो उस पर इमिशन होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। ओके, ये बात क्लियर है। और उससे कम वाले में नहीं होगा भाई, बिकॉज गारंटी थोड़ी दे सकते हैं कि भाई उससे कम फ्रीक्वेंसी हो तो होगा ही। ओके, उससे ज़्यादा हो तो पक्का होगा, तो वायलेट लाइट में होगा। और डी ऑप्शन तो अपना वैसे भी गलत है। ओके, तो बस आज के लेक्चर को यहाँ पे ही रोकते हैं। आई होप सो आज के लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह क्या होता है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।